एक्सरसाइज का फोटो दो मुझे, फोटो लेके आगे से क्वेश्चन नंबर 8 से। Question number 8. How many tiles each of area 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स हमारे पास टाइल्स है जिनका एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, will be needed to pave a footpath which is 2 meters wide and surrounds a grass plot 25 meters long and 13 meters wide. So एक ग्रास प्लॉट है, ठीक है, 25 मीटर्स लॉन्ग एंड 13 मीटर्स वाइड। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को, ठीक है। अभी जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से लेंदी हो गए और उसमें 2-3 स्टेप्स 2-3 बार एरिया आपको फाइंड करना होगा, ठीक है, तो समझना है अच्छे से। अब सबसे पहले तो ये एक ग्रास प्लॉट है, ओके। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट था कि हाउ मेनी टाइल्स ईच ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फुटपाथ। पेव अ फुटपाथ मींस फुटपाथ के ऊपर स्क्वायर कलर स्क्वायर टाइल्स होती है, आपने देखा होगा, तो वो उसको कहते हैं फुटपाथ को पेव करना, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर टाइल्स लगाना, which differentiates the footpath from the road, concrete road, ठीक है, वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है फुटपाथ, ओके। तो समझो अगर उन्होंने क्या कहा है कि ये जो फुटपाथ है इज 2 मीटर्स वाइड एंड सराउंड्स अ ग्रास प्लॉट, मतलब ये आपका ग्रास प्लॉट है, ठीक है, ये आपका ग्रास प्लॉट है और इसके अराउंड क्या है, फुटपाथ है, ओके। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट्स लाइक ये ऐसे कुछ फुटपाथ है, ये ऐसा, दिस इज व्हाट द फुटपाथ, ठीक है। कितना वाइड है ये, 2 मीटर्स वाइड है, मतलब इसका ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स, ठीक है, सब तरीके से ये 2 मीटर्स वाइड है, समझ रहा है, ठीक है। ये टाइल्स कहाँ पे लगानी है हमें, फुटपाथ के ऊपर टाइल्स लगानी है, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लगानी है ग्रास में, ये तो ग्रास का एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइल्स नहीं लगानी है, फुटपाथ पे टाइल्स लगानी है, ओके। तो जैसे मैंने ये टाइल्स बनाया है, ये मैंने इसे बहुत बड़ा बनाया है, एक्चुअल में टाइल्स छोटी छोटी होती है, इतनी, ठीक है। तो अभी वो पूछ रहे हैं हमें कि यहाँ पे कितनी टाइल्स लगानी होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे कितने टाइल्स लगानी होगी इस फुटपाथ को पूरा पेव करने के लिए, कैन यू इमेजिन, ऐसे ये हमारा क्वेश्चन है कि फुटपाथ को पेव करने के लिए आपको कितनी टाइल्स वहां पे लगानी चाहिए, कितनी टाइल्स आपको चाहिए, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, मैं एक आपको सिंपल केस बताता हूँ, जैसे समझो आपके घर में आपके हॉल है ये आपका, ठीक है, और आपको अपने हॉल में टाइल्स लगानी है, ठीक है, आपके हॉल का मेजरमेंट है 10x10, ठीक है, और जो टाइल्स है आपके पास जो आपके घर पे है उसका मेजरमेंट है 1x1, ओके, 1x1। तो आप 1x1 समझते हो ना, यहाँ पे भी 1 है और लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, ठीक है। तो कुछ एक टाइल यहाँ पे ऐसे आएगी, ऐसे कितने टाइल आ पाएगी, 10 टाइल्स आ पाएगी ऐसे, करेक्ट। ऐसे स्टैंडिंग कितने टाइल्स आ पाएंगे, 10 टाइल्स ऐसे भी आ पाएंगे, करेक्ट। और फिर यहाँ पे भी सब अगेन, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 10 टाइल्स आई, ठीक है, और यहाँ पे भी 10, तो टोटल कितने टाइल्स आ गए अंदर,
40 कहाँ से आया आपको, क्या मल्टीप्लाई किया आपने? खाली किसी ने आंसर दिया तो आपको भी आंसर देना है वो। तो 160, वो छोड़ो 400 को, मैं आपको एक जनरल केस पूछ रहा हूँ खाली। ये आपके घर का हॉल है, ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइल्स लगानी है, ठीक है। आपने 10 टाइल्स लगाई ऐसे, ठीक है, और 10 टाइल्स ऐसे लगाई है, बरोबर। तो यहाँ पे और 10 टाइल्स आएगी, जैसे यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे और 10, यहाँ पे और 10, यहाँ पे और 10, ऐसे। तो टोटल कितने टाइल्स हुए? 100 टाइल्स हुए, ठीक है। ये 100 टाइल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो? हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ टाइल्स हमें कैसे मिल सकता है? नंबर ऑफ टाइल्स इज टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, मतलब टोटल एरिया कितना है मेरा इसका 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर मेरा एरिया हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे एक टाइल का एरिया कितना था? 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला? 100 टाइल्स है, करेक्ट। थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो। सिर्फ फॉर्मूला हमें लर्न नहीं करना है, हमें समझना है कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। समझो, अगर जो टाइल्स मैं यूज कर रहा हूँ उसका डायमेंशन में चेंज करता हूँ। समझो वो टाइल है 2x1, 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस टाइल का एरिया कितना हुआ? एरिया कैसे निकालते हैं टाइल का? ये रेक्टेंगल समझो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 टाइल्स चाहिए अभी। आपने टाइल की साइज को बढ़ा दिया, पहले आपने टाइल साइज थी 1x1, ठीक है, अब आपने टाइल यूज किया 2x1, तो नंबर ऑफ टाइल्स कम हो जाएगी क्योंकि डबल साइज की टाइल लगा रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं टाइल की साइज और बढ़ा दूं, समझो 4 सेंटीमीटर बाय 1, तो ये 4 सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा एक टाइल का, ठीक है। तो फिर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिर्फ 25 टाइल्स में आपका घर कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नंबर ऑफ टाइल्स मुझे कैसे मिलता है? टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, करेक्ट। टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। किसी भी चीज का नंबर फाइंड करना है आपको, किसी भी चीज का नंबर, तो आपको ऐसे ही करना होता है, ओके। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इस बार टाइल्स का नहीं, इस बार समझो एक वाटर टैंक है, ठीक है। मैं आपको कैपेसिटी का एग्जांपल देता हूँ। एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर्स, ठीक है। आपके पास, आपको इस वाटर टैंक को फिल करना है, ठीक है। आपके पास एक बकेट है जिसकी कैपेसिटी है 20 लीटर्स, ओके। तो कितने बकेट पानी आपको चाहिए इस वाटर टैंक को फिल करने के लिए? कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ बकेट्स कैसे फाइंड करोगे आप? नंबर ऑफ बकेट्स, जो ये टोटल वॉल्यूम है अपॉन जो एक बकेट का वॉल्यूम है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 50 जा, तो आपको पता चलेगा 50 बकेट्स, मतलब 50 टाइम्स आपको बकेट्स को फिल करके टैंक में डालना पड़ेगा, तब जाके वो टैंक फिल हो जाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ एनीथिंग कैसे फाइंड करते हैं? टोटल अपॉन वन, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना था? नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। मुझे टाइल्स कहाँ पे प्लेस करनी है? फुटपाथ, मतलब ये वाला एरिया, ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस पार्ट पे मुझे पूरा टाइल्स होना चाहिए, ये जो मैंने येलो से शेड किया है, ठीक है। तो पहले मुझे इस पार्ट का एरिया फाइंड करना होगा कि ये कितना एरिया है, ओके। ये एरिया मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? करेक्ट। और कोई? ये कैसे एरिया फाइंड कर सकता हूँ मैं फुटपाथ का? ऐसे ही सोचो, अभी तक हमने ऐसे सम किया नहीं है, बट हमने ऐसे सेम टाइप का सम सी एक्सरसाइज में किया था सर्कल्स के लिए। रिंग रिंग करना था, आपको पता है। तो आपको ये वाले पार्ट का एरिया कैसे मिलता था? करेक्ट, ये जो आउटर सर्कल का एरिया है माइनस इनर सर्कल का एरिया, ओके। ये जो आउटर सर्कल है पूरा, उसमें से अगर इनर सर्कल को माइनस कर देंगे तो आपको ये पाथ का एरिया मिलता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो रेक्टेंगल्स है, करेक्ट, दो रेक्टेंगल्स है। ये एक ये है रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल, और एक है ये आउटर रेक्टेंगल, ठीक है। दोनों के एरिया को माइनस करेंगे,
मतलब बड़े रेक्टेंगल में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको पाथ का एरिया मिलेगा। अब एरिया फाइंड करने के लिए आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए उनके, आपको उनके डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो आपको डायमेंशंस किसके पता है, इनर या आउटर? ये जो 25 और 13 मैंने लिखा है, वापस लिखता हूँ चाहिए तो यहाँ पे, ये 13 मीटर्स था और ये 25 मीटर्स है। ये इनर जो ग्रास प्लॉट है उसके डायमेंशंस है। अब आउटर के कैसे मिल सकते हैं मुझे? Those who are attending online, is my voice clear to everyone? Okay, okay. Man, you check your connection because all others are able to listen to me properly. Please check your connection. हाँ, सो ग्रास प्लॉट का मेजरमेंट्स है 13 और 25, ठीक है। मुझे ये बाहर के रेक्टेंगल के डायमेंशंस कैसे मिल सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? एनी आइडिया? सोचो, थोड़ा सोचो, कितना बड़ा हो रहा है वो? ठीक है, मन्नत एंड मान्य बोथ आर सेइंग दैट 2 मीटर्स ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है, और कोई आंसर? सोचो तो सही, आपके सामने तो है सब मेजरमेंट्स लिखा हुआ और आंसर भी यही है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। 25 प्लस 4 मीटर, 4 क्यों? ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, वेरी गुड। देखो, ये मेजरमेंट 25 मीटर्स है, ठीक है। ये मेजरमेंट कितना है? 2 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक। और ये कितना है? ये भी 2 मीटर्स। तो ये पूरा कितना हुआ? 29 मीटर्स हो जाएगा ये। दोनों तरफ से 2 मीटर्स बढ़ रहा है वो, करेक्ट। उसी तरह से हाइट में भी यहाँ पे भी 2 मीटर्स इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी 2 मीटर्स इंक्रीज हो रहा है, ऊपर नीचे। तो जो 13 है दिस विल बिकम 17 मीटर्स फॉर आउटसाइड। हाँ, उसके बाद एरिया ढूंढने के लिए, ठीक है। समझ में आया डायमेंशन कैसे मिला? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। डायमेंशंस ऑफ आउटर प्लॉट। Dimensions of outer plot, length will be 25 plus 2 plus 2, that is 29 meters, and breadth will be 13 plus 2 plus 2, that is 17 meters, ठीक है। और इनर का तो मुझे पता है। नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, फुटपाथ। तो एरिया ऑफ फुटपाथ मुझे कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल के लिए मैं कैपिटल एल और बी यूज करता हूँ, इनर के लिए मैं स्मॉल एल एंड बी यूज करता हूँ, ठीक है। सो आउटर रेक्टेंगल के डायमेंशन है 29 इंटू 17, इनर के डायमेंशन है 25 इंटू 30। फाइंड दिस आंसर फॉर मी।
What is 29 into 17? And 25 into 30? 325. So answer is meter square. Okay, this is the area of path. सम कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है. अभी तक हमने वो फाइंड नहीं किया है, नंबर ऑफ टाइल्स. ओके, तो अभी नंबर ऑफ टाइल्स के लिए सबसे पहले एक चीज देखो, आपके पास जो टाइल्स का एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास टाइल्स एरिया क्या है? टाइल्स एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में है, तो इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करते हैं मीटर टू सेंटीमीटर? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है. मीटर स्क्वायर, देखो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 चाहिए, बट मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर है आपके पास, तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 168000 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ रहा है? 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, और मीटर स्क्वायर मतलब 2 मीटर है. ठीक है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मीटर इंटू मीटर, तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फुटपाथ. Now you write the formula, number of tiles equals area of footpath upon area of one tile. That is 168000 upon 400. Unit will be tiles because the number of tiles. Done? Next. Read the next question. See what you understand. The cost of enclosing a rectangular garden with a fence all around. See, आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और आपको इसे एनक्लोज करना है, मतलब क्लोज करना है फेंस लगा के. फेंस समझते हो आप लोग? जो ये ऐसे फेंस होते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से फेंस होता है, ठीक है. तो आपको इसके चारों तरफ ऐसे फेंस लगाना है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के कुछ इस तरह से आप चारों तरफ फेंस लगाओ, ठीक है, और आपको इसे एनक्लोज करना है. ओके, एट अ रेट ऑफ 75 पैसे पर मीटर. 75 पैसे पर मीटर ये रेट है फेंस करने का, मतलब 1 मीटर फेंस लगाना है तो 75 पैसे आपको देने होंगे, ठीक है. 75 पैसे, इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 0.75 रुपीज हुआ.
75 पैसे समझते हो ना, 100 पैसे इज 1 रुपी, ठीक है, 100 पैसे 50 पैसे होते हैं, 100 पैसे इज 1 रुपी, तो 75 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 0.75 रुपी पर मीटर, मतलब 1 मीटर अगर फेंस करना है तो 0.75 रुपीज देने होंगे, ठीक है। उन्होंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद द फेंस ऑल अराउंड एट अ रेट ऑफ 75 पैसे पर मीटर इज 300 रुपीज। मतलब वो बोल रहे हैं कि इस रेक्टेंगल को, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये जो मेरे पास प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट को पूरा फेंस करने के लिए 300 रुपए खर्च हो गए, 300 रुपीज खर्च हो गए, जिससे ये पूरा प्लॉट फेंस हो गया। उन्होंने बता दिया आपको, ठीक है, क्या बताया उन्होंने, 300 रुपीज में इस पूरे प्लॉट को हमने फेंस कर दिया। नहीं, ये पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया ना, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसको पैसे में करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। सी, अब यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखता हूँ इंफॉर्मेशन को। 0.75 रुपीज में कितना मीटर फेंस होता है, 1 मीटर फेंस होता है, 0.75 रुपीज में 1 मीटर फेंस होता है, ठीक है। तो 300 रुपीज में कितना मीटर फेंस होगा, क्या आप ये फाइंड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं हम, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, ओके, ये समझ में आया ना मैंने क्या लिखा, 0.75 रुपीज में 1 मीटर होता है, तो 300 रुपीज में कितना मीटर होगा, फाइंड करो ये। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द आंसर, पॉइंट को जब शिफ्ट करते हैं तो ऊपर 100 ऐड कर देते हैं। सो क्या आंसर मिला मुझे, 400 मीटर। इसका मतलब 300 रुपीज में 400 मीटर फेंस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यहां से लेके ये पूरा फेंस हुआ है, 300 रुपीज में उसने ये पूरा फेंस किया, ठीक है। मतलब इस प्लॉट का पेरीमीटर 400 मीटर है। मैंने क्या कहा, इस प्लॉट का पेरीमीटर 400 हुआ ना, ठीक है, 400 मीटर फेंस किया, यहाँ पे मैंने फेंस किया, ये पूरा इतना इतना एरिया मैंने फेंस कर दिया, मतलब ये पूरा 400 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, therefore the perimeter of the plot is 400 मीटर। ये बात समझ में आई ना, 400 मीटर पेरीमीटर क्यों है, बिकॉज 400 मीटर फेंस किया। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 400 मीटर। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते, क्या दिया है, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 120 meters, find the area of the field
in square meters. हमें क्या ढूंढना है? एरिया। क्या करूं यहाँ पे मैं अभी? ब्रेथ हमें नहीं पता है, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस बी। तो पेरीमीटर की जगह पे मैं लिखूंगा 400, लेंथ की जगह पे 120 और ब्रेथ की जगह पे b। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो breadth is 80 meters. तो 240 प्लस 2b होगा 160। तो breadth 80 मिला। Now area of garden, length into breadth, that is 120 into 80. You will get the answer. कर सकते हो आप, ओपन भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। 96,000 9,600 meter square. This is the area of the garden. Next. Next. Question number 10. Width of a rectangular room is 4/7 of its length. Width of the rectangular room is 4/7 its length. X मतलब लेंथ उन्होंने दिया है कि x है, और width क्या बोला है? 4/7 the length, मतलब 4/7 x हुआ। Its perimeter is y. Perimeter is given as y. Write an equation connecting x and y. Perimeter का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, या 2l plus b. Perimeter is 2l plus b. So perimeter is y, length is x, and breadth is 4x/7. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। Open the bracket, 14x plus, अच्छा इसको ऐड हो जाएगा ना, ये तो 7x plus 7y is equal to 22x। तो आप इसका एक इक्वेशन बना सकते हो वैसे, 22x minus 7y equals 0।
दिस इज योर इक्वेशन। बस उन्होंने खाली इतना इक्वेशन बनाने के लिए बोला। अच्छा, मैंने 7y को दूसरे साइड पे लाया। So this is like the equation which is connecting x and y. Okay. Now find the length of the room when the perimeter is 4400, 4400. मतलब अभी बोला है second part of the question में that perimeter is 4400. Now find the length of the room. Perimeter 4400 मतलब y 4400 हुआ, करेक्ट। अब मुझे मिला हुआ है that 7y equals 22x. यहाँ पे y की जगह पे मैं लिख दूंगा 4400 equals 22x. So x equals, इसको मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट डिवाइड करो 22. 22 1s are 22 2s are. So x क्या मिल रहा है 1400. ढूंढना क्या है आपको, लेंथ। तो x ही लेंथ है, दिस इज योर आंसर। $1400 centimeters. Next. Next sum. The length of a rectangular veranda. Veranda means the space outside your house. ठीक है, जैसे अगर समझो ये आपका घर है कुछ ऐसे, तो घर के बाहर ये कुछ स्पेस होता है, ऐसा खाली स्पेस होता है, इसे हम वरांडा कहते हैं। So the length of a rectangular veranda, तो मैं इसको अलग से बनाता हूँ डायग्राम को। The length is 3 meters more than the breadth. तो हम क्या करेंगे, let the breadth is x. तो लेंथ क्या होगा, the length of the veranda will be x plus 3 because length is 3 meters more than the breadth. तो लेंथ x plus 3 हुआ, अगर breadth x है तो length is 3 meters more than the breadth. Now the numerical value of area is equal to the numerical value of its perimeter. इसका मतलब क्या,
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। इसका मतलब नंबर है वो सेम है, पेरीमीटर और एरिया की जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया इक्वल्स पेरीमीटर। L into B is equal to 12 plus 2, करेक्ट मान लिया। एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, एरिया क्या होता है L into B और पेरीमीटर क्या होता है 2L plus B, करेक्ट। नाउ लेंथ इज x plus 3 and breadth is x. Here also length is x plus 3 and breadth is x. Now we will simplify this. Now how to solve this equation? Split the middle term, ठीक है? So means -6 will be the product. Yes, 2 into 3 will give me 6, ठीक है? लेकिन मुझे -6 चाहिए और मुझे सम है -1 होना चाहिए, मतलब इन दोनों नंबर से -1 आना चाहिए। तो -3 और +2 लेंगे, ठीक है? सो स्प्लिट इट। Now x is breadth, it cannot be negative. So x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 3। Now what are they asking in the question? What do we have to find? Taking x as the breadth and veranda, write an equation representing x in the above statement. ये तो हमने लिख दिया. This is the equation. ये first part का answer है. Solve the equation obtained in 1 also and hence find the dimensions of the veranda. मतलब dimensions मतलब length और breadth find करना है. तो मुझे x3 मिला. करेक्ट. तो breadth मुझे मिल गया 3 meters और length होगा x plus 3, that is 6 meters. This is my final answer.
क्वेश्चन नंबर 12. The diagram given below shows two paths drawn inside a rectangular field, 80 meters long and 45 meters wide. So इस फील्ड के डायमेंशन हमें दिए हैं 80 meters long and 45 meters wide. Okay, ये फील्ड के डायमेंशन है 45 मीटर एंड 80 मीटर. ठीक है. The width of the two paths are 8 meters and 15 meters. ये जो पाथ है ना, इनके width दिए हैं. ये है 8 meters, ठीक है, and this width is 15 meters. Okay. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded मतलब ये जो पिंक यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड में या पिंक, ये जो हाईलाइटेड है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनी आइडिया? ये पूरा दोनों 15 ही है. हाँ, ये तो सेम ही होता है ना, ये भी तो 80 होगा पूरा. ऑपोजिट रेक्टेंगल है ना, ऑपोजिट साइड सेम होते हैं. क्या मैं डायरेक्टली ये जो शेडेड एरिया है, सम डिस्कस कर लो थोड़ा, आंसर मिल जाता है इतने टाइम में. तो ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को मैं दो रेक्टेंगुलर शेप्स में डिवाइड कर सकता हूँ. जैसे कि दिस इज वन रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हुआ, और ये एक रेक्टेंगल हुआ. करेक्ट. ये जो शेडेड एरिया है, इसको इस दो रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, देखो वापस एक बार. दिस इज वन रेक्टेंगल, इसका एरिया मैं ढूंढ सकता हूँ. एंड दिस इज वन रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है ना, देखो ये शेप भी रेक्टेंगल ही होता है. दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल. ठीक है, ठीक है. अब वन बाय वन करते हैं. पहले ये जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशंस देखते हैं इसके. ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ ध्यान से देखो, ध्यान से. आंसर देने के पहले आपको एक बार सोचना है, इसकी लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल की? कितनी? 15? 80? आप खुद देखो ना कि इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है. 8. अरे लेंथ मैंने मार्क भी किया है, लेंथ ये होता है. ये 8 मीटर है इतना, ये इतना 8 मीटर है. 80 मीटर्स है. ठीक है, देखो ना यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है 80, तो ये सेम 80 इधर भी आएगा. ठीक है, तो इसका ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 80. करेक्ट, कॉपी मत करना, मैं स्टेटमेंट दूंगा इसके पहले कुछ. और इसका ब्रेथ क्या होगा? मतलब ये वाला 8 मीटर्स होगा. ये जो रेक्टेंगल है ऐसा, इसकी लेंथ 80 है और इसका ब्रेथ कितना है? 8. 8 × 80. इससे आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा. ठीक है,
देन वी विल सी द अदर रेक्टेंगल, दैट मीन्स ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल में इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है, या लेंथ भी कह सकते हो उसे, जो बड़ी साइड होती है उसे लेंथ कहते हैं। तो ये 45 है, ठीक है, और इसका विड्थ कितना है, ये 15 है, ये करेक्ट। तो इससे मुझे दोनों शेडेड पार्ट का एरिया मिल गया। ओके, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, कि कुछ चेंजेस करना होगा। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर आ जाएगा, या मुझे कुछ चेंजेस करना होगा? क्या चेंजेस करना होगा? यस, ये वाला, वेरी गुड। ये जो पार्ट है ये दोनों रेक्टेंगल्स में काउंट हुआ है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। आप समझ रहे हो, ये जो पार्ट है ये वाला, ये छोटा सा स्क्वायर, ये इसका एरिया इस रेक्टेंगल में भी काउंट हुआ और इस रेक्टेंगल में भी काउंट हुआ, तो 2 बार काउंट हो गया ना ये एरिया। 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए, एक ही बार काउंट होना चाहिए, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको इस पार्ट को है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा स्क्वायर, इसके एरिया को आपको माइनस करना है एक बार। आप समझ रहे हो? देखो, जब आपने ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का फाइंड किया तो ये वाला पार्ट काउंट हुआ उसमें, ठीक है। फिर आपने वर्टिकल का फाइंड किया तो भी ये काउंट हो गया उसमें, तो एक बार माइनस करना होगा ना उसे। इसका डायमेंशन क्या हो गए, ये 8 है और ये 15 है, सो 15 इंटू 8 सबट्रैक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ क्या लिखना है आपको। When you solve this, you will get the answer, but इसके पहले मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ। The shaded part comprises 2 rectangles. Shaded part comprises 2 rectangles. So area of shaded will be equal to area of rectangle 1 plus area of rectangle 2 minus overlapping area. फिर आप ये वैल्यूज फाइंड करो, 8 into 80 plus 45 into 15 minus this. Tell me what answer you get here. Answer is let me see, wait. एक मिनट रुको, हमने अच्छा ये
जिन लोगों ने सिर्फ कॉपी किया यहाँ से स्क्रीन से, उन्होंने मिस्टेक किया है। The rate of 1.2 meter wide carpet is rupees 40 per meter. See, if you have been to a marketplace where you find cloth, carpet, अगर आप carpet खरीदने जाओगे, for example, आपको अपने फ्लोर में घर में कारपेट लगाना है पूरे फ्लोर पे, ठीक है? तो आप अगर कारपेट खरीदने जाओगे तो समझो आपके ये जो आपका घर का हॉल है, लेट्स से, ठीक है, इसके डायमेंशन है लेट्स से 20 मीटर बाय 10 मीटर, ओके? आपको इस पूरे एरिया को क्लॉथ कारपेट लगाना है पूरे पे, ठीक है? तो आप ये डायमेंशन जाके उस शॉपकीपर को बताओगे कि मुझे इस डायमेंशन में कारपेट लगाना है, ठीक है? तो क्या वो आपको एग्जैक्टली 20 मीटर बाय 10 मीटर का कारपेट कट करके देगा? नहीं, बिकॉज जो कारपेट की साइज होती है, जो कारपेट की साइज होती है वो फिक्स होती है। आपको जैसे समझो कारपेट है वो 1.2 मीटर अगर वाइड है, ठीक है, तो 1.2 मीटर वाइड ही होगा, उससे बड़ा कारपेट आपको नहीं मिलेगा। अब बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे 1.2 मीटर वाइड वाले कारपेट कैसे लाइंस लगाने पड़ेंगे, ये एक पैच लगाया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और समझ रहे हो, फिर ये चौथा, क्योंकि आपका हॉल तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसके हिसाब से कारपेट मैन्युफैक्चर नहीं होगा। कारपेट एक साइज का ही मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके लेंथ बनते हैं। कपड़ा जब आप खरीदते हो किसी भी चीज का, ठीक है, जैसे आप अपना शर्ट के लिए कपड़ा खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी हाइट की साइज नहीं देगी कि उसके हिसाब से वो कपड़े देंगे, नहीं, कपड़े की जो मीटर का साइज होता है वो फिक्स है। समझो 1 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, तो उसकी ब्रेथ 1 मीटर होगी और उसका लेंथ कितना होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपको कितना लेंथ चाहिए। तो जो कारपेट या क्लॉथ कोई भी चीजें आपको मिलती है वो कैसे मिलती है, उसकी जो ब्रेथ होती है वो फिक्स होती है, द ब्रेथ इज फिक्स, ओके, और लेंथ आपको कितना लंबा चाहिए, आपको देखो कितना मीटर आपको कपड़ा चाहिए, ओके। सी हियर, find the cost of covering a hall 45 meter long and 32 meter wide. So जो मेरा हॉल है that is 45 meter long and 32 meter wide.
ये हॉल मुझे पूरा क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। मैं जो ये कारपेट खरीदने जाऊंगा तो मैं कितना कारपेट खरीदूंगा, जितने मेरे हॉल का एरिया है उतना मैं कारपेट खरीदूंगा। अगर मेरे हॉल का एरिया है 500 स्क्वायर फीट, तो मैं 500 स्क्वायर फीट का ही कारपेट खरीद के लेके आऊंगा, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिकल मत सोचो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आएंगे हम शॉप से वगैरह, वो सब मत सोचो, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट देख रहे हैं। तो जितना मेरे हॉल का एरिया है उतना मेरे कारपेट का एरिया होना चाहिए। जितना हॉल का एरिया है उतना कारपेट का एरिया होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। Now what is the area of the hall? Length into breadth, तो 32 into 45 ये एरिया ऑफ हॉल है, ठीक है। कारपेट का ब्रेथ क्या है? 1.2। कारपेट का लेंथ क्या है? नहीं पता आपको, कारपेट की लेंथ आपको नहीं पता। कितना लंबा कारपेट आप खरीदने वाले हो ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। आपको इतना पता है कि कारपेट का ब्रेथ है 1.2 मीटर, बट लेंथ आपको नहीं पता। तो लेंथ को हमने x लिया है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज 1.2 मीटर्स, ठीक है। एल ही लो अल्फाबेट, x मत यूज करो, सो आपको डायरेक्टली लेंथ मिलेगा। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? ये 1 इज द लेंथ। मतलब आपने कितना मीटर कपड़ा लिया? अच्छा, ये आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो मुझे पूरा आंसर बताओ। 1200 आ रहा है मुझे। सो लेंथ इज 1200 मीटर्स, मतलब आप कितना कपड़ा खरीदोगे? 1200 मीटर्स, इतना लंबा कपड़ा खरीदोगे पूरा हॉल को कवर करने के लिए। नहीं नहीं, सुनो, ये क्या पूछ रहा है, रीत क्या पूछ रहा है कि हम कारपेट बनाने को दे सकते हैं एग्जैक्ट इस मेजरमेंट का। ऐसे नहीं होता। सी, जो कारपेट बनाने की मशीन होती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बन सकती है, कारपेट को बना सकती है। समझो अगर आपकी मशीन है, ये कारपेट बनाने की अगर एक बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है, तो इस मशीन का जो लेंथ है वो 1 मीटर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर हो सकता है, कि मतलब वो 2 मीटर बड़ा कपड़ा मशीन में से निकल सकता है। 30 मीटर बड़ा कपड़े की मशीन नहीं बना सकते हम। 30 मीटर मतलब कितना हो गया? 30 मीटर मतलब बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है। तो उतना बड़ा, तो मशीन की साइज लिमिटेड होती है, तो मशीन 1 मीटर या 2 मीटर के विड्थ का कपड़ा ही निकाल सकता है, ठीक है। लेंथ कितना भी हो सकता है, वो बहुत लंबा कपड़ा हमें मिल सकता है, ठीक है, बट जो उसकी ब्रेथ होती है वो फिक्स होती है। ओके, तो हमें हमेशा पैचेस ही लगाने पड़ते हैं, इंस्टॉल करते हैं। मतलब कहीं पे भी आप समझो कोई शादी में जाओगे, आप देखोगे नीचे कारपेट होगा रेड कलर का, तो वो पैचेस में होगा, एक ही कारपेट पूरे शादी के हॉल में नहीं होगा लगाया हुआ, ठीक है, वो वैसा पॉसिबल नहीं होता। तो अभी आपको लेंथ मिला है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कारपेट। तो उन्होंने कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 मीटर कपड़ा 40 रुपीज का है, 1 मीटर 40 रुपीज का है, ठीक है। रेट इंटू क्वांटिटी, रेट है मेरा 40 रुपीज और कितना लेंथ लिया है मैंने? 1200। तो आपको आंसर मिलेगा 42,000। तो कारपेट का कॉस्ट कितना हुआ? 42,000। 48 आ रहा है, ठीक है।
12 fours are 48, correct. This was the most important formula here. ये सबसे important formula था. We have done the first part of the question. अब same second part भी है ऐसा. Second part क्या है? उन्होंने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द सेम हॉल. सेम हॉल मतलब यही 32 into 45 वाला हॉल. ठीक है. इफ द कारपेट इज 80 सेंटीमीटर वाइड. इस बार उन्होंने कारपेट के विड्थ को चेंज कर दिया. 80 सेंटीमीटर वाइड का है. ठीक है. एंड कॉस्ट बोला है 25 रुपीज पर मीटर. तो 40 हटा के 25 रुपीज पर मीटर हो गया है. बस ये चेंजेस किया है उन्होंने. उन्होंने जो विड्थ है कारपेट का वो 80 सेंटीमीटर रखा है. सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे. 80 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 0.8 मीटर्स. 80 सेंटीमीटर इज 0.8 मीटर्स. तो जो कारपेट की विड्थ है वो है 0.8 मीटर्स. ओके. और जो कारपेट का रेट है वो इस बार है 25 रुपीज पर मीटर. तो लेंथ वापस एरिया ऑफ द हॉल क्या होगा? इट विल बी 32 into 45. ठीक है. कारपेट की ब्रेथ है 0.8 मीटर्स और कारपेट का लेंथ हमें पता नहीं. तो इसको सॉल्व करो. सॉल्व दिस. Very good. 1800 meters. Length is 1. Now वापस cost of the carpet will be rate into quantity. तो rate है 25 rupees और quantity इस बार है 1800 meters. Question number 14.
Find the area and perimeter of a square plot of land. Find the area and perimeter of the square plot of land, length of whose diagonal is 15 meters. तो एक स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर है मींस ऑल साइड्स आर सेम, और इसका जो डायगोनल है दैट इज 15 मीटर्स. डायगोनल इज 15 मीटर्स. सो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला देखो क्या है. सी द फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर. A root 2, where A is the side. Diagonal का फॉर्मूला क्या है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर A root 2, where A is the side of the square. तो मुझे डायगोनल ऑलरेडी पता है 15 है, ठीक है. तो A की वैल्यू क्या होगी? A will be 15 upon root 2. ये A मिल गया 15 upon root 2, मतलब स्क्वायर की साइड मिल गई 15 अपॉन रूट 2 इजीली. अब मुझे फाइंड करना है एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर करना है, ठीक है. तो ए स्क्वायर मतलब 15 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर, दैट इज 225 अपॉन 2. इसका आंसर आप फाइंड कर लो. अब पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स को ऐड करेंगे, a प्लस ए मतलब 4a, ठीक है. मींस 4 इंटू 15 अपॉन रूट 2 मींस 60 अपॉन रूट 2. अब देखो ये इररेशनल है, मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें इररेशनल नंबर है, तो आप उसे रैशनलाइज कैसे करोगे? ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे. सो यू विल गेट 60 रूट 2 अपॉन 2, दैट इज 30 रूट 2. और फिर आप रूट 2 की वैल्यू पुट करो, that is 1.414 and find the answer. That will be your perimeter. How much? जीरो राउंड ऑफ नहीं हो सकता.
42.42 ही आएगा। पीछे 43 है। 42 ही रखो, फिर आपको 42 मिल रहा है। Try to understand the question. The shaded region of the diagram given represents a lawn in the form of a house. On three sides of the lawn, there are flower beds having a uniform width of 2 meters. मतलब ये समझो आपका हाउस है, ठीक है, और ये घर के बाहर ये लॉन है, ठीक है, और लॉन के तीन तरफ फ्लावर बेड है। ठीक है, लॉन के तीन तरफ फ्लावर बेड है, क्योंकि लॉन के फोर्थ साइड में तो घर है ना, यहाँ पे आपका घर है ये हाउस, तो इसके सामने लॉन है और लॉन के तीन तरफ फ्लावर बेड है, ठीक है, और फ्लावर बेड इज 2 meters इन विड्थ, 2 meters ऑल अराउंड, ठीक है, 2 meters ऐसा भी है और हॉरिजॉन्टली भी इट इज 2 meters, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन। आपको ये वाले मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, दिस इज 30 meters एंड दिस इज 12 meters, ठीक है। आपको लॉन के लॉन लेंथ डायमेंशंस ऑफ द लॉन आपको फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ लॉन। तो अभी बताओ मुझे लेंथ क्या होगी लॉन की? लेंथ पूछ रहा हूं मैं। लेंथ ये है, लेंथ बताओ मुझे क्या होगा? सी, ये है लॉन की लेंथ, ये, ठीक है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा 30 है, तो 2 meters यहाँ से कम हो जाएगा, 2 meters यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये आपको 26 meters मिलेगा, मीन्स द लेंथ इज 26 meters, ठीक है। फिर ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा? देखो ब्रेथ मतलब ये इतना डिस्टेंस लॉन का, ठीक है, इसके ऊपर ये जो 2 meters था ये कम हो गया,
इसमें नीचे से 2 मीटर्स कम नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वहां पे वो है ही नहीं, लॉन इस तरफ है ही नहीं, विड्थ खाली ऊपर की तरफ ही है 2 मीटर्स। तो दिस इज ब्रेथ इज 10 मीटर्स। ओके, लेंथ कैसे मिला आपको? 2 बार आपने -2 किया, और ब्रेथ कैसे मिला? 1 बार -2 किया है आपने, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड्स। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स कहाँ पे? ये यहाँ पे फ्लावर बेड्स, ये जो मैंने बनाया है फ्लावर्स, ठीक है। देखो मैं ये फ्लावर बना रहा हूँ, ये फ्लावर, हाँ। तो आपको फ्लावर बेड्स का एरिया कैसे मिलेगा? ये फुल एरिया फाइंड करोगे और इसमें से लॉन के एरिया को माइनस करोगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड, बेड्स नहीं आएगा, इज एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। Area of outer rectangle is 30 into 12. Area of inner rectangle is 26 into 10. Second part of the question. This was the first part of the question. 100 meters. Any doubts? We'll stop here today. We'll continue in the next class.